गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कपिल भार्गव श्री राम क्लासेस बीकानेर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज एक नए जोश नए उमंग के साथ में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, हिंदी विषय का संधि। बच्चों देखें, संधि टॉपिक जो है उसमें से प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, पहले उस पर चर्चा करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए संधि। जैसे समास में आपको शुरुआत में बताया था प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे, वैसे यहाँ पर भी हम चर्चा करते हैं प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पूछा जाता है संधि का अर्थ। पूछा जाता है संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। संधि शब्द का अर्थ होता है या शाब्दिक अर्थ होता है क्या? संधि का अर्थ होता है बच्चों मेल। क्या अर्थ होता है? मेल। ये मेल फीमेल वाला मेल नहीं है, ये मेल है मिलना, जुड़ना। ठीक है ना? संधि का शाब्दिक अर्थ हुआ मेल। दूसरा अर्थ पूछा जाता है बच्चों यहाँ कि संधि का विलोम क्या होता है। संधि का विलोम पूछा जाता है। विलोमार्थी शब्द क्या है? जैसे बच्चों हमने समास का विलोम किया था व्यास, यहाँ पर संधि का विलोम होता है। कई जगह हम संधि का संधि विच्छेद कर देते हैं, कई जगह संधि का संधि विग्रह करते हैं। दोनों विकल्प आए तो आपको विग्रह को चुनना है, और यदि संधि का विग्रह वहां विकल्प में नहीं हो उस परिस्थिति में हम विच्छेद चुने, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है। संधि मतलब जोड़ना, विग्रह या विच्छेद का मतलब बिखरना या विस्तार के रूप में बात कहें। लेकिन बच्चों जब विकल्प की बात आती है, दोनों विकल्प दिए हों तो उस स्थिति में हमें विग्रह को चुनना है। कारण क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ पर्टिकुलर कोई ना कोई शब्द जुड़ा होता है। जैसे हम प्रत्यक्ष बात कहें तो प्रत्यक्ष का विलोम ज्यादातर बच्चे अप्रत्यक्ष करते हैं। जी नहीं, अप्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष करना है। जब विकल्प में परोक्ष नहीं दिया हुआ उस स्थिति में बच्चों हम अप्रत्यक्ष चुनते हैं। यदि प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों दिए हैं तो प्राथमिकता परोक्ष को देंगे। उसी प्रकार से यहाँ बात करें संधि का विलोम विच्छेद और विग्रह दोनों दिया हुआ हो तो आपको विग्रह को चुनना है। ठीक है, दो प्रश्न। पहला, संधि का अर्थ क्या है? दूसरा, संधि का विलोम क्या है? तीसरा प्रश्न आता है यहाँ से इसकी परिभाषा के रूप में। संधि की परिभाषा क्या है? परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी हम परिभाषा लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आता है संधि और समास में अंतर क्या है। संधि और समास में अंतर क्या है, तो वहां पर अंतर समझाना होता है कि संधि में मेल होता है लेकिन वर्णों का, समास में भी मेल होता है लेकिन वहां वर्णों का मेल नहीं होता है, शब्दों का होता है। ठीक है, तो परिभाषा लिखें। दो या दो से अधिक भी लिखा होता है, लेकिन ज्यादातर अपने दो वर्णों का मेल मिलता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, कहा जाता है या कहते हैं। अब बात ध्यान से सुने बच्चों, यहां जो विकार शब्द दिया है, विकार का अर्थ क्या होता है? विकार का अर्थ होता है रूप परिवर्तन। क्योंकि साइंस के जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम वाले, वो अगर विकार पढ़ते हैं तो वहां पर विकार का अर्थ होता है दोष। लेकिन हम साइंस नहीं पढ़ रहे, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, और हिंदी में विकार का अर्थ होता है रूप परिवर्तन होना। ठीक है, ये परिभाषा। फिर बच्चों आगे प्रश्न बनता है इसका भेद। संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी बताएं बच्चों? स्वर संधि
कई बच्चे यहाँ पर संधि के भेद में भी मार खा जाते हैं, कहीं इसको 5 भेद बता देते हैं जो कि स्वर संधि के भेद हैं। संधि के भेद होते हैं 3, स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा भेद आता है विसर्ग संधि। कौन सी संधि बच्चों? विसर्ग संधि। अब एक बात संक्षिप्त में आपको समझा दूं, ये आपने लिख लिया है ना इतने तो, कि संधि जो होती है इनकी परिभाषा आपको नहीं याद करनी, फिर भी लिखवाऊंगा कुछ न कुछ तो आप देखेंगे। हाँ, जो समझने वाली बात है वो समझना है। स्वर संधि जो होती है इसमें मेल होता है किसका? स्वर का मेल होगा, लेकिन किसके साथ होगा? स्वर के साथ ही होगा। यानी स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर के साथ होता है, इतना याद रखना है। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल होता है, लेकिन किससे होता है? या तो व्यंजन का मेल स्वर से होगा या फिर व्यंजन से होगा, तो व्यंजन संधि बन जाएगी। विसर्ग संधि जो होती है बच्चों, इसमें विसर्ग का मेल होगा, लेकिन किसके साथ होगा? विसर्ग का मेल या तो स्वर के साथ होगा या होगा व्यंजन के साथ। लेकिन कई जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिलता है विसर्ग का मेल विसर्ग के साथ होता है, तो बच्चों वो पूर्णतः गलत है, क्योंकि विसर्ग का मेल कभी भी विसर्ग के साथ नहीं होता। फटाफट आप इनको लिखें, फिर आगे चलते हैं। लिखिए, देखें, स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल हो गया, व्यंजन का मेल व्यंजन से या स्वर से होता है, विसर्ग में विसर्ग का मेल किसी या तो व्यंजन से या स्वर से। ठीक है, इतना। अब आगे चलते हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां बच्चों जब बात आती है प्रश्न की, तो देखें सबसे पहले प्रश्न का रूप, जैसे मैंने दो बात आपको बता दी थी, दो प्रश्न कौन कौन से हैं, एक तो संधि का शाब्दिक अर्थ और एक संधि का विलोम। लेटेस्ट में प्रश्न यही बन रहे हैं, संधि शब्द का अर्थ और उसका विलोम, लेटेस्ट प्रश्न। अब देखो यहां पर बात करते हैं और प्रश्न क्या आते हैं। हमें शब्द दिया हुआ मिलेगा परीक्षा में, उसका संधि विच्छेद पूछा जाता है कि निम्नलिखित जो शब्द दिया है उसका सही संधि विच्छेद क्या आता है। या तो प्रश्न आता है ये इस तरीके का, या फिर प्रश्न इस प्रकार से दे दिया जाएगा, पहले संधि विच्छेद दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा इससे बनने वाला शब्द कौन सा है। ये तो बच्चों कॉमन सी बात है, ये सभी बच्चे कर देंगे, इस तरह के प्रश्न आते हैं, क्योंकि लगभग पढ़े हुए शब्दों में से आ जाता है। क्योंकि हम लोग इतनी तैयारी करते हैं तो शब्द इतने सामने आते हैं कि 4 विकल्प में उसको ढूंढ के हम कर देते हैं। शब्द का संधि विच्छेद या संधि विच्छेद का बनने वाला शब्द कौन सा। 2 प्रश्न आ गए, शब्द दिया जाएगा उसका संधि विच्छेद, या फिर संधि विच्छेद देकर पूछा जाएगा उससे बनने वाला शब्द कौन सा है। बच्चों आगे देखो, तीसरा प्रश्न किस प्रकार का हाल ही में जो बन रहा है वो ये आता है, शब्द देकर आपसे संधि का नाम पूछे। कोई उदाहरण दे दिया जाएगा, शब्द दे दिया जाएगा, उदाहरण देकर पूछा जाएगा इसमें कौन सी संधि है, या फिर संधि का नाम देकर पूछा जाएगा इस संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा। ठीक है ना, पूछ लिया जाएगा अयदि संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, या फिर पूछा जाएगा सदैव शब्द में संधि कौन सी है। बच्चों आजकल ये ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जब ये प्रश्न आते हैं तो अक्सर बच्चों की गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही सही कर पाएगा जिसको बिल्कुल आता है। ये पढ़ा लिखा ऐसा लगा, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तुक्का लगा सकते, तुक्का लगाकर गलत ही होगा, क्योंकि 75% चांस गलत होने के होते हैं, और चांस 25% सही कब होते हैं, क्योंकि उसमें विकल्प एक ही सही होता है, 3 तो गलत होते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर बच्चों ये प्रश्न अगर आते हैं इस तरीके के, आपके कभी गलत नहीं हो, इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मतलब एक पहचान याद कराऊंगा एक सारणी के तौर पर, वो सारणी अगर आपको याद है तो
तो लाइफ में चाहे आप आरएस का दे, आईएएस का दे, किसी का भी दे, चाहे आप एलडीसी का दे, यहाँ से इस तरीके का प्रश्न आएगा तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो देखते हैं वो ट्रिक किस तरह की है, उसको समझते हैं, पहचान तैयार करते हैं। अब पहले थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, इसमें हेडिंग डालें स्वर संधि। स्वर संधि और स्वर संधि में प्रश्न लिखें उससे पहले परिभाषा नोट कर लेते हैं। लिखें, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है, उसे स्वर संधि कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था स्वर संधि में मेल किसका होता है, स्वरों का मेल होता है। तो बच्चों देखें, यहाँ पर फिर प्रश्न की बात आती है, यहाँ भेद पूछे जाते हैं, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, स्वर संधि के भेद। थोड़ी देर पहले हमने इस पर जिक्र भी किया था कितने भेद होते हैं, 5। और वो 5 कौन कौन से होते हैं, लिखें भेदों के नाम। सबसे पहले लिखें बच्चों, एक बात और ध्यान से सुनिए, ये आपको कोशिश करना पूरा क्रम से याद रहे इनके भेदों के नाम, क्योंकि यहाँ पर आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि दीर्घ संधि के भेदों के क्रम से उल्लेख करें, ऐसा प्रश्न नहीं होता। ये तो क्या है, रिटर्न एग्जाम जो होता है डिस्क्रिप्शन वाले, उनमें आते हैं, जैसे आरएस में हम लिखते हैं तो वहाँ पर ये काम आता है कि क्रम से लिखने आवश्यक होते हैं। जैसे 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम में आता है कि स्वर संधि को परिभाषित करते हुए इसके भेदों के नाम लिखें, वहाँ पर हम परिभाषा लिख देते हैं, 2 नंबर में से 1 नंबर परिभाषा को मिल जाता है और 1 नंबर होते हैं इसके भेदों के नाम। लेकिन भेदों के क्रम आगे पीछे कर देते हैं तो हमारे अंक भी कट जाते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं मेरे नंबर पूरे आने चाहिए थे, कट क्यों गए, कारण यही होता है। तो देखें, यहाँ से आपको क्रम से याद करने के लिए ये सूत्र याद रख लें, दिगुव्रियल याद रह जाएगा क्रम, मतलब डी से क्या बनेगा, दीर्घ स्वर संधि, लिखा गु शब्द, इसका अर्थ क्या होता है, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। थोड़ा सा गैप दे के लिखते हैं, गुण स्वर संधि। फिर लिखा व्री, व्री का मतलब क्या है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। फिर लिखा य का मतलब है यण स्वर संधि, आ की मात्रा जो है उसके लिए हम याद रख लेंगे अयादी स्वर संधि। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला याद आ सकता है अपने, किस चीज में काम आएगा, क्रम बताने में। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो ये 5 भेद है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी, ये स्वर संधि के क्रमशः 5 भेद होते हैं। अब बच्चों देखो, जैसे कि शब्द दिए उनके अनुसार ही उसके अर्थ हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले कही थी एक बात कि आजकल जो प्रश्न आते हैं, शब्द देकर संधि का नाम पूछा जाता है या संधि का नाम देकर उसका उदाहरण पूछ लिया जाता है। वहां पर आपको एक पहचान बताने के लिए मैंने कहा था, एक ट्रिक बताई थी, वो यहाँ बताने के लिए तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाए उस पहचान को याद करने के लिए। तो देखें बच्चों, यदि दीर्घ स्वर संधि की बात कर रहे हैं तो यहाँ शब्द में दीर्घ मात्राएं नजर आएगी, आ, दीर्घ ई,
दीर्घ उ या फिर री की मात्रा ये अगर आपको नजर आती है शब्द के बीच में, यानी आ, ई, उ और री, यदि ये मात्राएं आपको नजर आती है तो आप समझ लेना और वहां पर संधि विच्छेद आसानी से हो जाता है, तो वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। ये पहचान आपको याद रखनी है कि दो तरह के प्रश्न आजकल लेटेस्ट आ रहे हैं और ये सही होने के लिए आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। शब्द में आ की मात्रा हो, दीर्घ ई की मात्रा हो, दीर्घ उ की मात्रा हो या री की मात्रा हो, अगर ये है और यहाँ पर आसानी से हम संधि विच्छेद कर पा रहे हैं तो वो दीर्घ स्वर संधि है। गुण स्वर संधि की पहचान होती है बच्चों, शब्द में ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा आती हो या अर की मात्रा, मतलब ए, ओ और अर, गर्दन वाला आधा रहता ना, ये वही है, इसको हम अर के रूप में बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है बच्चों वृद्धि स्वर संधि की पहचान। वृद्धि स्वर संधि में हम क्या करेंगे, शब्द में ऐ की मात्रा आए या औ की मात्रा आए, ऐ या औ, तो वो कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। इसमें मात्राओं में वृद्धि हो जाती है गुण वाली मात्राओं में। ठीक है, फिर बच्चों देखो ये और बता दो, इन सभी संधियों में यण स्वर संधि है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से प्रश्न अक्सर आता ही है, कोई भी पेपर उठा के देखें संधि का टॉपिक है तो यहाँ पर यण संधि का आपको जरूर मिलेगा। इसकी पहचान ये है, शब्द में य, व और र, मात्र 3 वर्णों के बारे में याद रखना है कि शब्द में य, व या र इनमें से कोई आ गया हो, लेकिन उनसे पहले यानी य से पहले, व से पहले या र से पहले कोई भी वर्ण आया है वो आधा होना चाहिए, मतलब स्वर रहित होना चाहिए, हलंत होना चाहिए। बस ये याद रखना है। यण स्वर संधि में क्या है, कोई भी शब्द आएंगे चाहे उसमें य जो है उससे पहले वाला कोई आधा हो या व से पहले वाला आधा हो या र से पहले वाला वर्ण आधा हो, तो वो कौन सी संधि का उदाहरण होगा, यण संधि का होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, ये इसकी पहचान होगी यण स्वर संधि की। अब आगे चलते हैं अयादी स्वर संधि की ओर। अयादी स्वर संधि में क्या है बच्चों, शब्द में ऐ, आए या फिर बात करूं अब, आओ, इनकी ध्वनि आती है। शब्द में ऐ, आए, अब, आओ की ध्वनि आती हूं तो वो आपकी अयादी स्वर संधि ही हो। कैसे, इन पहचान को हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, सबको एक एक को, हर एक शब्द के हर एक मात्रा के इनके उदाहरण हम अलग अलग करेंगे। तो बच्चों ये पहचान आपको मैंने बताई है, या आप हेडिंग डालें इनकी पहचान याद रखने के लिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न आते हैं और पेपर आप 2 साल उठा के देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न इस प्रकार के बने हुए हैं। तो आप इस पहचान को आराम से उतार लें। फिर आगे बढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि की और पूरी तरीके से स्वर संधि पढ़ते हैं, लिख लें। लिखिए, चले आगे। ठीक है, हेडिंग डालें दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की क्या परिभाषा होती है बच्चों, दीर्घ का मतलब हो गया बड़ा रूप, और हम पढ़ रहे हैं कौन सी संधि, स्वर संधि। संधि का मतलब मेल होना चाहिए, मतलब स्वर जो है वो मिलके बड़ा रूप बन जाए, स्वर आपस में मिले और बड़ा रूप बन जाए। तो लिखें परिभाषा, 2 समान स्वरों के मेल से उत्पन्न
को या दीर्घ रूप को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं या कहा जाता है। दो समान स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों इनके उदाहरण के द्वारा, जैसे मैंने आपको पहचान के रूप में बताया था, दीर्घ स्वर संधि में या तो आ की मात्रा हो, दीर्घ ई की मात्रा हो, दीर्घ ऊ की मात्रा हो या फिर री की मात्रा हो। तो इनमें सबसे पहले हम आ की मात्रा के उदाहरण करते हैं, इनकी ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दीर्घ स्वर संधि परिभाषा हम लिख चुके हैं, उदाहरण के द्वारा आप समझें। सबसे पहले एक सारणी के द्वारा आपको मैं समझाता हूं बच्चों। देखो, शब्द में यदि हो अ या आ, ए का मेल ऐसे हो जाए या आ का मेल ऐसे हो जाए, ए का मेल आ से हो जाए या आ का मेल आ से हो जाए। मतलब ए और ए अगर मिलेगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। आ का मेल ऐसे हो जाए तो भी आ बनेगा, ए और आ मिल के आ बनेगा, आ और आ मिल जाए तो भी आ बनेगा। ये बात है, सीधी सी बात ये बच्चों। शब्द में आ की मात्रा है और उसको विच्छेदित करना है तो ये चार विकल्प बनेंगे, पांचवा विकल्प ही नहीं बनता। यानी आ को विच्छेदित करेंगे तो इन चार तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, सरल सा उदाहरण देता हूं, अच्छे से समझ में आपको संधि विच्छेद आता होगा उसका। जैसे शब्द है आपके सामने लिखा है रामावतार, सबको मालूम इसका संधि विच्छेद क्या होगा। फिर भी मैं इस सारणी के मुताबिक उसका संधि विच्छेद करता हूं। राम धन अवतार, एक विकल्प तो ये है। ए का मेल ऐसे हो गया, देखो मैं में ए है ना, सामने भी ए है, समझ में आ रहा ना। यहाँ क्या है? ए, और सामने भी क्या है? ए। ए और ए मिलके क्या बनेगा? आ। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखें, आ और ए के आधार पर संधि विच्छेद करें तो क्या लिखेंगे? रामाधन अवतार। देखो बच्चों, यहाँ क्या है? आ का मेल किससे हो गया? ऐसे। आ और ए मिल के भी क्या बनता है? आ बनता है। तीसरा विकल्प संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा? राम धन अवतार। ध्यान से समझिएगा, एक सरल से उदाहरण के द्वारा इसको पूरा आपके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ है अ, ए का मेल किससे कर दिया? आ से। ए और आ मिल के क्या बनता है? आ, मतलब शब्द बनेगा रामावतार। चौथा विकल्प है रामाधन अवतार। तो बच्चों देखो, यहां भी आपको नजर आ रहा होगा ना, रामा में तो आ लिखा है और अवतार में भी आ लिखा है। आ और आ मिलके क्या बन जाएगा? आ। कहने का मतलब रामावतार, रामधन अवतार मिलके शब्द क्या बनेगा? रामावतार। रामाधन अवतार मिलके भी क्या बनेगा? रामावतार। रामधन अवतार से भी बनेगा रामावतार और रामाधन अवतार से भी बनेगा रामावतार। तो गुरुजी एक बात बताएं, आपने नियम जो बताया उसके मुताबिक तो चारों ही सही है। इसका मतलब चारों विकल्प से ये नंबर तो कटना ही नहीं चाहिए, कोई भी कर दे। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनो, अब बात मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो बात ये है, महत्वपूर्ण बात, नियम तो हर जगह लागू होता ही है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, नियम तो हर जगह लागू होता ही है। फिर भी क्या भी याद रखने हैं? तीन बातें याद रखनी है। जिस शब्द को विच्छेदित किया गया है, जिस शब्द का संधि विच्छेद किया जा रहा है, उन विच्छेदित पदों के अर्थ निकलने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, नियम तो लागू होगा ही, इसको तो समझाने की आवश्यकता नहीं है। नियम तो लागू होगा, क्यों? नियम देखो चारों में लागू, नियम तो चारों में लागू। लेकिन जिस शब्द को विच्छेदित किया जा रहा है, जिस शब्द का संधि विच्छेद किया जा रहा है,
उन विच्छेदित पदों के अर्थ निकलने चाहिए, मतलब इनका वही अर्थ निकलना चाहिए जो यहाँ निकल रहा है, और यहाँ वाले का अर्थ अलग हो रहा है, यहाँ वाले का अलग हो रहा है, तो वो संधि विच्छेद आपका गलत है। ठीक है, जिस शब्द को विच्छेदित किया जा रहा है उसका संधि विच्छेद करने पर भी उन्हीं पदों के वही अर्थ निकले तो आपका संधि विच्छेद सही, पहली बात। दूसरी बात, आपने संधि विच्छेद किए हैं, वो संधि विच्छेद चाहे उपसर्ग प्रत्यय के रूप में ही विच्छेदित क्यों न हुए हों, सही होंगे, कारण उपसर्ग प्रत्यय जो होते हैं वो सार्थक होते हैं, उनके अर्थ निकलते हैं बच्चों। ठीक है, और तीसरी बात आती है संयोग, जिसको हम कई जगह अपवाद के रूप में भी व्यक्त करते हैं। ये तीन बातें ध्यान में रखनी। कौन कौन सी? जिस शब्द को विच्छेदित किया जा रहा है उन विच्छेदित पदों का अर्थ निकले। कौन सा अर्थ निकले? जो इस शब्द का था वही अर्थ यहाँ निकलना चाहिए, बिल्कुल सही संधि विच्छेद होगा। दूसरा, चाहे वो उपसर्ग प्रत्यय के रूप में संधि विच्छेद क्यों ना हुआ हो, सही है। तीसरा, वो संयोग हो, मतलब कोई अपवाद की बात आ जाए तो भी वो सही है, संयोग अपवाद। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर गुरुजी बात जो बताने जा रहे हैं आपको वो है, एक शब्द है राम। राम शब्द का तो अर्थ निकलता है बच्चों, रामा का नहीं निकलता। हाँ, यदि रमा शब्द होता तो उसका अर्थ निकल जाता। रमा माँ लक्ष्मी को कहते हैं, रामा का अर्थ नहीं निकलता, राम शब्द का अर्थ निकल रहा है, मतलब इन दो विकल्प में से एक सही होना। दूसरी बात करते हैं इधर, अवतार शब्द का तो अर्थ निकलता है, अवतार का अर्थ नहीं निकलता। गुरुजी अवतार का अर्थ क्या होता है, फिर ये भी बताओ कि आपको उपसर्ग पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूँ। ये जो तार शब्द है, तार में अव उपसर्ग लगा है, और अव का अर्थ होता है बुरा। अवतार में तार शब्द में अव उपसर्ग लगा और अव का अर्थ होता है बुरा, और तार मतलब तैरने वाला, पार लगा देने वाला, मतलब बुराई से पार लगाने वाला राम कहलाता है रामावतार, बुराई से पार करवाने वाला कृष्ण कहलाता है कृष्णावतार। ठीक है ना, ये बातें आगे करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो, जहां पर दोनों तरफ अवतार का अर्थ निकलता हो, दोनों तरफ, और जहां पर दोनों तरफ राम का अर्थ निकलता हो, तो इसमें वो कौन सा विकल्प है जिसमें दोनों विकल्प सही आ रहे हैं? तो पहले वाले सही ना, तो जो आपने सोचा वही तो है, राम धन अवतार। इसका कारण मैंने आपको बता दिया कौन सा विकल्प सही होता है, क्यों होता है। ठीक है, अब आप ये सारणी उतार ले और लिखना चाहें तो उदाहरण भी आप लिखने चाहे तो लिख सकते हैं समझने के लिए, अन्यथा आगे चलते हैं। उम्मीद करना चाहिए समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे। अब मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं, समझिए। जैसे शब्द है बीजांकुर, क्वथनांक, आज्ञास्त्र, ठीक है, लोहितांग, मुरारी, रावणारी, आगे लिखें सूर्यास्त, दोहावली, गीतांजलि, सत्याग्रह, रत्नाकर, कुशासन। बच्चों एक बात बता दूं, मैं जानबूझकर इन शब्दों में एक दो शब्द अशुद्ध लिखूंगा, आपको उनकी छटनी करनी है, कारण आपके टॉपिक जो हैं उनमें सिलेबस जो है उनमें शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि भी आता है,
तो हम हर टॉपिक में यदि उनको साथ में लेके चलें तो उम्मीद करते हैं जब तक उस टॉपिक को पढ़ेंगे तब तक हमारे अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, उनको पकड़ भी लेंगे। तो इनमें मैंने अशुद्ध शब्द लिखा है, उनको आपको ढूंढना है। लिखें और कौन कौन से शब्द है लिख लिए। इधर और लिखता हूं शब्द छात्रावास, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, द्राक्षावल्य, विश्वामित्र, मूसलाधार, दीनानाथ। लिखते जाएं, इन शब्दों को लिखें। लिख लिए। एक शब्द और भी लिखो, ये शब्द आया हुआ है स्वत्वाधिकार। स्वत्वाधिकार लिख लें। करते हैं इनका संधि विच्छेद। एक शब्द मुझे आपसे पूछना है, वो मैं अलग लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। पहले तो आपको ये बताना है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, करें संधि विच्छेद। देखिए सबसे पहले शब्द है बीजांकुर। इसका संधि विच्छेद करें, आ की मात्रा है, आ को विच्छेदित करेंगे तो किस प्रकार से होगा। ए का मेल आ से बन जाएगा आ, या आ का मेल ऐसे जैसे पीछे हमने सारणी की थी उसके मुताबिक संधि विच्छेद होगा बीज धन अंकुर। ए का मेल ऐसे हो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ ए है और सामने भी क्या है ए और ए मिल के क्या बन जाता है आ, बीजांकुर। क्वथना, इसका संधि विच्छेद क्या होगा क्वथन धन अंग, क्वथन धन अंग। देखो बच्चों इसमें भी क्या है अ और सामने भी क्या है ए और ए मिलके क्या बनेगा आ, आग्नेयास्त्र। इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे। अब आप कहेंगे गुरुजी कहीं हम इसको यण संधि के आधार पर तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, मैंने ये व और रे से पहले वाला आधा बताया था, वो नियम यहाँ लागू नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे आग्नेय धन अस्त्र, आग्नेय धन अस्त्र। ठीक है, देखो यहाँ पर भी ए का मेल ऐसे हुआ, यहाँ ए और सामने भी ए और ए मिल के आ बन गया। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। लोहितांग, लोहित धन अंग। लोहित मतलब होता है लाल, अंग मतलब अंग शरीर के लिए, यानी लाल है अंग जिसका वह है मंगल ग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है बच्चों। ए का मेल ऐसे, ए और ए मिल के आ बन गया। अच्छा बच्चों मुरारी शुद्ध शुद्ध है अशुद्ध, आपको मैंने पहले पूछा था, बताएं। समास में पूछा हुआ है मुरारी, क्या करेंगे शुद्ध है अशुद्ध है। ई की मात्रा ह्रस्व आनी चाहिए या दीर्घ आनी चाहिए।
दीर्घ आनी चाहिए तो ये बना दें दीर्घ, अन्यथा सही है। करें संधि विच्छेद। देखो मूर्धन अरि, यही तो होगा, इसका मतलब शुद्ध है। और कहेंगे गुरुजी इस अरि का अर्थ क्या है, तो बच्चों देखो युग्म शब्द होता है, एक होता है अरि, ई रैस्व, दूसरे में ई आता है दीर्घ अरि, एक शब्द होता है आरी, ई रैस्व, ई दीर्घ भी होता है, आली शब्द भी होता है, इसमें रैस्व और दीर्घ दोनों मिलेंगे, ठीक है। इस अरि का अर्थ होता है शत्रु, इस अरि का अर्थ होता है संबोधन, मतलब स्त्री के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला, तो इसलिए इसके लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है संबोधन में, तो अरि, आरी, इस आरी का अर्थ होता है जिद, और इस आरी का अर्थ होता है एक औजार, जो खादी के पास होता है, लकड़ी काटने का काम होता है, आरी एक औजार है। आली भ्रमर यानी भंवरे कहते हैं, और आली सखी, आली का अर्थ गीला भी होता है, क्या था बच्चों, गीला। तो देखो यहाँ पर अरि ये वाला है शत्रु, तो यहाँ पर क्या अर्थ निकलेगा बच्चों, ये लिख लेना, ये शब्द आपके काम आने वाले हैं, बीच में अलग से टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखें अरि, ए और ए मिलके आ बन गया, यहाँ ए है, सामने भी ए है, ए और ए मिलके क्या बना, आ। मूर एक राक्षस है, अरि मतलब शत्रु, मूर राक्षस का है जो शत्रु, या मूर राक्षस का है जो वध करने वाला, वह है कौन, भगवान श्री कृष्ण। ऐसे ही बच्चों रावणारी का संधि विच्छेद करें तो क्या करेंगे, रावण धन अरि, समझ में आ रहा है ना, ए का मेल ऐसे, यहाँ ए का मेल ऐसे। गुरुजी अभी तक तो सभी में ए का मेल ही हो रहा है, और भी आ जाएंगे, चिंता मत करो। सूर्यास्त क्या लिखेंगे, सूर्य धन अस्त, ए का मेल यहाँ भी ऐसे हो रहा है, ए और ए मिलके आपने दोहावली, दोहा धन अवली या दोह धन अवली, क्या लिखें, क्या लिखेंगे बच्चों, दोहा धन अवली। अवली किसे कहते हैं, समूह को कहते हैं, दोहों का जो समूह होता है वो कहलाता है दोहावली। मतलब अवली वैसे बात कही जाए तो पंक्तिबद्ध के रूप में भी प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर अवली का समूह होता है। देखो यहाँ आ गया, आ का मेल ऐसे होता है, तो आ बन जाएगा। गीतांजलि का बताओ बच्चों, संधि विच्छेद बताओ गीतांजलि, गीत धन अंजलि या गीता धन अंजलि। गुरुजी कुछ भी कर दो, है ना, कुछ भी करने से काम नहीं चलता बच्चों, जो सही है वो करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। गीत धन अंजलि या गीता धन अंजलि। गीत लिख दूं, गीता लिख दूं, दोनों ही लिख दो, चलो देखते हैं आपका सही होता है या नहीं। गीत धन अंजलि, अंजलि का मतलब होता है पंक्तिबद्ध होना, पंक्तिबद्ध होना। गीत संगीत के लिखा, गीत जो पंक्तिबद्ध होते हैं वो गीतांजलि। तो गुरुजी बात समझे नहीं, आपने अपनी ई दीर्घ बनाया, यहाँ पर आपने रैस्व बनाया, तो आप लोगों को पहले भी बताया था ना, अशुद्ध शब्द है उसकी छटनी करो, यही था अशुद्ध शब्द। अंजलि में हमेशा ई रैस्व ही आता है। तो गुरुजी ये बात तो हमारी समझ में नहीं आई थी, धीरे धीरे आ जाएगी बच्चों। गीतांजलि, गीत धन अंजलि, आगे बात समझ में। सत्याग्रह है, बताओ गीतांजलि में भी देखो बच्चों ए और ए का मेल हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना सबको अच्छे से। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या करोगे, सत्य धन या सत्याधन, अग्रह या आग्रह, सत्य धन आग्रह करेंगे। देखो यहाँ क्या है, अ
ए का मेल किससे कर दिया हमने, आ से कर दिया। ए और आ मिल के क्या बनता है, आ। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसका एक संधि विच्छेद और भी होता है सत्याग्रह का। यदि विकल्प में आपके सत्य धन आग्रह नहीं दिया हुआ तो ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे सत्य धन आग्रह यण संधि के आधार। और यदि दोनों विकल्प दिए, दीर्घ और यण दोनों दिए, तो प्राथमिकता आपको दीर्घ को ही देनी है, क्योंकि मैंने कहा था ना सत्याग्रह का जिस शब्द का संधि विच्छेद करे उसका अर्थ निकलना चाहिए। सत्याग्रह का संधि विच्छेद किया तो सत्य के लिए किया गया आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। मां सती जो है सती के द्वारा जो आग्रह किया जाता है वो सत्याग्रह नहीं कहलाता। सती के द्वारा जो आग्रह किया जाता है वो सत्याग्रह नहीं कहलाता। आगे बात समझ में चले, तो आपको ये नहीं करना है। ये कौन सी परिस्थिति में करना है, जब विकल्प में ये नहीं हो सत्य धन आग्रह या दीर्घ संधि। हाँ, रत्नाकर का और कुशासन का संधि विच्छेद पहले आप करें फटाफट, फिर मैं समझाता हूँ आपको और कैसे करना है। रत्नाकर और कुशासन सब में ए और ए का मेल हो रहा है, आ और ए का भी मेल हो रहा है, ए और आ का भी मेल हो रहा है ना। ये ए और आ, ये आ और ए, ये ए और ए, ठीक है। रत्नाकर का संधि विच्छेद कर लिया। चलो मैं इधर लिखता हूं, बताओ कौन सा किया आपने। रत्न धन आकर ये किया है, या रत्न धन आकार ये किया है। ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला सही है, हमेशा ऊपर वाला ही सही होता है, गलत तो नीचे वाले होते हैं बच्चों। देखो आकार नहीं होता, आकर ही होगा। ये युग्म शब्द हो गया ना, आकार और आकर वाला। यहां लिखेंगे रत्न धन आकर। क्यों? आकर का अर्थ तो होता है खजाना या भंडार, ठीक है। और जब हमने आकार लिखा था तो उस आकार का अर्थ होता है आकृति या बनावट। ये भी युग्म शब्द है, ठीक है ना, आकर और आकार। चलें आगे। अच्छा, कुशासन का तो गलत किया ही नहीं होगा ना आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग गलत तो करते ही नहीं है। कुशासन शब्द है, उसका देखें संधि विच्छेद। क्या लिखें? क्या आपने ये लिखा है? कुधन शासन लिखा है। चलो ये समझाने से पहले मैं आपको एक शब्द और लिखवाता हूं, वो समझाता हूं। शब्द है सावधान, या फिर शब्द एक और ले लो, प्रारंभ। इसका संधि विच्छेद करते हैं सावधान का, तो बच्चों होता है सधन अवधान। प्रारंभ का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा प्रधन आरंभ, ठीक है, प्रधन आरंभ। अब आगे देखें, यहां जो मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, ये स में ए सामने भी है, प्र में ए सामने आ, ए और ए मिलके आ बनता है, ए और आ मिलके भी आ बनता है। लेकिन मैंने ये कहा था ये उपसर्ग प्रत्यय के रूप में विच्छेदित होते हो तो भी सही है, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय के अर्थ निकलते हैं। जैसे ये स उपसर्ग लगा है, अजय रामावतार में तो राम धन अवतार लिखा, राम उपसर्ग तो नहीं है ना, पूरा शब्द था। वैसे यहाँ पे स पूरा शब्द नहीं है, उपसर्ग है, प्र पूरा शब्द नहीं है, उपसर्ग है। स उपसर्ग का अर्थ होता है साथ में, साथ में या सहित। और अवधान, और अवधान एक युग्म शब्द है। अवधान का अर्थ होता है ध्यान या योग, और अवधान का अर्थ होता है प्रशंसित कार्य, प्रशंसित कार्य। आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप हमेशा ही कहोगे गुरुदेव हम आपके इस अवदान को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो यहाँ अवधान का अर्थ अगर आपने बाधा सोचा तो गलत, क्योंकि वो व्यवधान शब्द होता है, ठीक है।
तो यहाँ उपसर्ग का अर्थ निकल गया ध्यान के साथ, मतलब सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, सावधान होने की बात कही जा रही है, तो सधन अवधान। वैसे प्रारंभ, आरंभ मतलब शुरू करना, और प्रारंभ मतलब शुरू से शुरू करना, ये भी युग्म शब्द है। अरे आपको कहा जाए 100 तक की गिनती आरंभ करो, तो आप 97, 98, 99, 100 कहीं से भी आरंभ कर सकते हो, शुरू तो कहीं से भी किया जा सकता है। और आपसे कहा जाए 100 तक की गिनती प्रारंभ करो, तो आप 1 2 3 क्रमशः बोलते जाओगे 97, 98, 99, 100, तो उसको कहते हैं प्रारंभ करना। ठीक है। अरे सीधी सी बात, जैसे मैं कक्षा में आया, आपको नया पाठ्यक्रम शुरू करना, आते मैं कहूँ बताओ बच्चों कहाँ से आरंभ करूँ, और मैं बताओ हिंदी का पाठ्यक्रम आरंभ करूँ या प्रारंभ करूँ, तो आप कहो जी आरंभ करूँ, तो लास्ट का जो टॉपिक है पढ़ा के मैं कहूँ जी तुम्हारा पाठ्यक्रम पूरा हो गया। और चाहे आपने 10 टॉपिक पढ़ रखे और कक्षा में आते आपको गुरुजी हिंदी का पाठ्यक्रम प्रारंभ करो, तो शुरू से पहले टॉपिक से वर्ण विचार से शुरुआत करो। समझ गए आरंभ और प्रारंभ में अंतर। तो वही बात यहाँ पर देखो, उपसर्ग है कुधन शासन, कुशासन, तो उपसर्ग हुआ तो ये कुधन शासन सही हो जाएगा? नहीं बच्चों, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, जैसे देखो यहाँ ए और ए मिल के आ बनता है, ए और आ मिल के आ बनता बन रहा है ना, तो यहाँ पर तो ऊ है, यहाँ क्या है, ऊ का मेल किससे हो रहा है? श से हो रहा है, तो ये तो स्वर का मेल स्वर से ही नहीं रहा। उपसर्ग का मेल हो सकता है, लेकिन सामने भी यहाँ पर ऊ होता ना, तो दीर्घ संधि हो जाती है। इधर ऊ है तो इधर भी ऊ हो जाता, लेकिन यहाँ पर नियम पहले लगना चाहिए, वो बताया था ना, ये देखो ये नियम लग रहा, यहाँ पर नियम नहीं लग रहा, इसलिए ये नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसको हम गलत नहीं कह सकते। आपको ये प्रश्न पूछा जाए कुशासन में उपसर्ग कौन सा है, तो कु बताना है, कुशासन। शासन मतलब प्रशासन, सत्ता की बात की जाए, कु मतलब बुरा, यहाँ पर बुरा शासन, बुरा शासन कुशासन कहलाता है। लेकिन बच्चों कुशासन शब्द जो है अनेकार्थी, दो अर्थ निकलते हैं इसके। एक तो हो गया बुरा शासन, और इसका संधि विच्छेद करने को कहा जाए तो इसका संधि विच्छेद होगा कुश धन आसन। तो गुरुजी कुश का अर्थ क्या होता है? कुश का अर्थ होता है बच्चों घास फूस, आसन मतलब स्थान, गद्दी। घास फूस से बना हुआ स्थान या गद्दी क्या कहलाती है? कुशासन। ये शायद आपको दिमाग में था, अनेकार्थी शब्द है, और संधि विच्छेद में ये होगा, क्योंकि देखो यहाँ क्या है अ, और ए का मेल किससे हो गया? आ से। ए और आ मिल के क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चले आगे। कुशासन का आपने संधि विच्छेद कर लिया, ये भी लिख लिया हमने, सावधान प्रशासन वाला प्रारंभ जो शब्द लिख लिया हमने। तो कुशासन, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? कुश धन आसन। ठीक है। अब बच्चों छात्रावास का संधि विच्छेद बताओ क्या करेंगे? विकल्प देता हूं आपको, छात्र धन आवास, छात्र धन आवास, छात्रा धन आवास, या छात्रा धन आवास, कौन सा करें? अब आवास का तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि छात्रावास शब्द जो है उसका मतलब होता है आवास, मतलब घर, जहां पर छात्र या छात्रा का आवास हो। तो आवास का मतलब तो जहां पर वास नहीं है, तो इसका मतलब ये पहला विकल्प तो गलत है और तीसरा भी गलत है। बच गए दो, छात्र धन आवास और छात्रा धन आवास। आ मतलब तक के रूप में होता है, तक, है ना? तो छात्र मतलब बॉयज हॉस्टल, छात्रा मतलब गर्ल्स हॉस्टल। तो छात्रावास में बॉयज हॉस्टल मानोगे या गर्ल्स हॉस्टल मानोगे? होते तो दोनों ही हैं, लेकिन विकल्प एक चुनना पड़ेगा बच्चों। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें कौन सा चुनना है। हम कक्षा में पढ़ रहे हैं, लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी। ऑफिस में से कोई आता और आके कहता है सभी छात्र बाहर आ जाओ। तो कक्षा में गुरुजी के अलावा शायद कोई बच्चा नहीं रहेगा, सब के सब चले जाए। ठीक है, दूसरे दिन फिर हम पढ़ रहे हैं तो
कोई आता है ऑफिस में से आके कहते सभी छात्राएं बाहर आ जाओ, तो उम्मीद करता हूँ छात्र नहीं जाएंगे, लड़के नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने छात्राओं को बुलाया है। तो यहाँ पर जो छात्र शब्द बोला उसमें तो लड़के लड़की दोनों चले गए और छात्रा में केवल लड़कियां गई। तो कहने का मतलब ये जो छात्र शब्द है ये कॉमन शब्द है। क्या है? कॉमन शब्द है, पर्टिकुलर शब्द नहीं, कॉमन शब्द जिसमें दोनों, जैसे हम बोलते हैं ना विद्यार्थी, विद्यार्थी में बालक बालिका दोनों आते हैं, और जैसे व्यक्ति बोलते हैं व्यक्ति में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर छात्र शब्द में छात्र और छात्रा दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? छात्र धन आवास, ये बनेगा। क्यों? यहाँ पर भी देखो ए का मेल आ से हो गया, जैसे यहाँ पर ए का मेल आ से हुआ था, ठीक है। फिर आता है द्राक्षास्व। द्राक्षास्व का सोच रखा होगा क्या विकल्प? चलो बना के देता हूं। द्राक्ष धन आसव या द्राक्षाधन आसव, या फिर आप ये करें द्राक्ष धन ऐसव, द्राक्ष धन आसव। कौन सा विकल्प चुनेंगे बच्चों बताओ? ऐसव। गुरुजी हमें तो ये नहीं मालूम द्राक्ष होता द्राक्षा होता, ये होता भी क्या है नहीं मालूम। चलो जी, आपने किशमिश खाई है ना? हाँ जी, किशमिश इसको हम बोलते हैं। अरे दाख जिसको बोलते हैं, अरे अंगूर जिसको बोलते हैं भाई, अंगूर को सुखा दिया जाए दाख बन जाती है, किशमिश बन जाती है, उसी को ही बोलते हैं द्राक्ष या द्राक्ष। द्राक्ष बोलते हैं द्राक्षा बोलते हैं पता नहीं। एक तत्सम होता है एक तद्भव, तद्भव होता है दाख और तत्सम होता है या तो द्राक्ष या द्राक्ष। उस पर चर्चा करें। ऐसव या आसव, आपने साइंस में आसवन विधि पढ़ी होगी ना? कोई साइंस का बच्चा नहीं है तो 10th क्लास तक तो पढ़ी आसवन विधि। तो ऐसव नहीं होगा, आसव, वो आसवन न हट जाता है इसमें रस बनाने की प्रक्रिया। तो द्राक्ष या द्राक्षा कौन सा चुनेंगे? अरे ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला ही सही होता है, जरूरी नहीं कभी कभी ऊपर वाले से भी गलती हो जाती है बच्चों, नीचे वाला भी सही होता है कभी कभी। द्राक्षाधन आसव, द्राक्षा दाख, किशमिश, अंगूर को कहते हैं आसव मतलब रस, यानी अंगूर का रस। अरे सीधी सी बात है, द्राक्षास्व किसे कहते हैं? शराब को कहते हैं भाई, शराब द्राक्षास्व। कई कहते हैं जी शराब बोलते हैं बुरा लगता है, द्राक्षास्व तो बोल ही सकते हैं। द्राक्षाधन आसव, ठीक है। यहाँ पर आ का मेल आ से हो गया, आ का मेल किससे हुआ? आ से, ठीक है। चलें आगे। द्राक्षारिष्ट का संधि विच्छेद बताओ बच्चों, क्या लिखोगे? द्राक्षारिष्ट। अब यहाँ गुरुजी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि द्राक्षा का तो हमें पता लग ही गया। अरिष्ट लिखोगे या आरिष्ट लिखोगे? अरिष्ट, अरिष्ट मतलब अरीठा। अरे अरीठा सिक्का का ही नाम सुना है ना? अरीठे का बीज काला सा बीज होता, कंचे के समान, रगड़ के अगर जमीन पर रगड़ के कहीं लगाया जाए तो चमड़ी जल जाती है। नहीं देखा होगा आप? पंसारी दुकान पे जाके देख लेना, नहीं देखा होगा तो। अरिष्ट, कई बार चीज ऐसी होती है जिसका नाम हमें सुना हुआ नहीं होता लेकिन चीज देखी हुई होती है। द्राक्षावले क्या लिखेंगे? द्राक्षाधन अवले, अवले आमले को कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ भी आ का मेल ऐसे हो गया, यहाँ भी आ का मेल ऐसे हो। अब बच्चों बात आती है विश्वामित्र शब्द की, इनका आप संधि विच्छेद करें, क्या लिखो? विकल्प दूं? अरे हर बार विकल्प मत मांगा करो भाई। विश्वधन अमित्र या विश्वधन आमित्र, कौन सा करोगे? कौन सा ही कर लो, गलत ही होना है। क्यों? क्योंकि दोनों नहीं होने जी। विश्वामित्र का संधि विच्छेद होता है विश्वधन मित्र,
अरे गुरुजी ये क्या करवा दिया, वही करवा दिया जो सही करवाना था। यहाँ पर ए का मेल, लेकिन हुआ तो नहीं गुरुजी, किसी से नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ ना। वेरी गुड, यही समझाना है। देखो यहाँ क्या है, आ, ठीक। आ की मात्रा किसमें बताई थी मैंने पहचान, दीर्घ संधि में, इसलिए इसको दीर्घ संधि करनी है। टुकड़े की, तो यहां पर टुकड़े तो ये हो रहे थे विश्वधन अमित्र, ए का मेल ऐसे हो रहा था। लेकिन बच्चों मैंने ये बात पहली बात बताई थी, जिस शब्द का संधि विच्छेद किया जाए उसका अर्थ निकलना चाहिए, है ना। अब यहां पर लिखा थे अमित्र का मतलब होता है दुश्मन। विश्व का दुश्मन कभी विश्वामित्र नहीं कहलाता। विश्वामित्र कौन कहलाता है, जो विश्व का मित्र हो, तो विश्वधन मित्र कहा जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये अपवाद है। क्या है, अपवाद। और अपवाद में वाद विवाद किया नहीं जाता। मूसलाधार, इसका बताओ, मूसलधन आधार या आधार, अरे मूसलधन आधार किया या मूसलधन आधार किया, क्योंकि आधार कार्ड तो काफी बना रखे हैं आप लोगों ने, तो याद रहा होगा ना। आधार जी नहीं, ये दोनों भी गलत हैं। तो फिर गुरुजी क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों मूसलधन धार। मुसल, घर में जो फिर मुसल रखा वो मुसल नहीं है, कहीं आधार उसका बेस ढूंढने लग जाओ। मुसल मतलब तीव्र, धार मतलब धारा, जो तीव्र धारा गिरने लग जाए, बहने लग जाए, उसको कहता है मूसलाधार वर्षा। ठीक है। दीनानाथ, इसी प्रकार से दीन धन नाथ होगा, इसका अनाथ नहीं होगा। दीन मतलब गरीबों का, नाथ मतलब स्वामी, जो गरीबों का स्वामी होता है वो दीनानाथ कहलाता है। अनाथ लगा दे तो दीनों का कोई स्वामी नहीं होता, वो दीनानाथ कैसे कहलाएगा। तो ये भी अपवाद है और ये भी अपवाद। लिखते हैं आगे, अपवाद। अपवाद, स्वत्वाधिकार, ये अपवाद नहीं है, समझ गए। स्वत्वधन अधिकार, ऐसे। तो बच्चों को एक शब्द बचा है, उनमें से शुद्ध कौन सा है, पूर्वान। देखें फिर उस पर चर्चा करते हैं, पहले ढूंढ लें शुद्ध कौन सा है। इधर लिखूं क्या, ये लो जी, इस साइड में लिख देता हूं। कौन सा चुनेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला। ऊपर वाला नहीं गुरुजी, इस वक्त नीचे वाला बताने का भी मन कर रहा है ना। नहीं, ऊपर वाला ही होगा जी, हमेशा ऊपर वाला ही सही होता है। ये पूर्वान्न होता है, पूर्वाहन नहीं होता। इसका फटाफट संधि विच्छेद करो, साथ में मैं भी कर रहा हूँ, साथ में देखना मत, इधर कॉपी में करें फटाफट, मैं भी लिख दूँ फिर मिलान करना। कौन सा चुनेंगे, अब देखना। पूर्वधन अह अहम, पूर्वधन आह आहम, कौन सा। आ वाले तो हटा ही देते हैं, क्योंकि तो नहीं, अगर किसी ने सोचा है तो उसको बहुत आवश्यकता भी तैयारी करने की। अब देखो बच्चों, सही होगा विकल्प ये। अरे गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, ऊपर तो है हलंत है, यहाँ न हलंत है, तो है वाला होना चाहिए ना। आपके चाहने से थोड़ी होता है, जो होगा वही होगा। बच्चों ध्यान से देखो, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ये शब्द है अह, न का उच्चारण नहीं होता। स्वतंत्र रूप से जब ये लिखा जाता है तो हमेशा न हलंत आता है, अह। इसका अर्थ होता है दिन। क्या अर्थ होता है, दिन। ठीक है। और जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है, चाहे वो अपर हो, पूर्व हो
मध्य हो, कोई भी शब्द हो, उनके साथ जुड़ेगा क्या, अ है जिसमें न हलंत है, तो वो जुड़ करके न हलंत हट करके है हलंत हो जाता है, इस शब्द की शुद्धता में आता है, तो वो शब्द क्या बन जाएगा। फिर इसका उच्चारण होता है पूर्वाहन नहीं पूर्वान्न, यहां तो बोला हमने अह, न का उच्चारण नहीं हुआ, यहाँ पर है का उच्चारण नहीं होगा, हम बोलेंगे पूर्वान्न, पूर्वान, मध्यान, अपरान, पूर्वान, ठीक है। तो यही चीज बतानी थी, शब्द में है हलंत होता है, मिलने पर न हलंत होता है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से न हलंत होता है, किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तो है हलंत होता है। परीक्षा में कई बार आ चुका है, और बच्चे यहाँ पर हलंत देख रहे इसी को कर देते हैं, गलत हो जाता है। बच्चों आज हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी, जिसमें केवल आ की मात्रा ही पढ़ी है, अभी ई, उ और री के मात्रा के उदाहरण अलग है। उम्मीद करता हूँ जो पढ़ाया गया अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये मेरा विश्वास जो पढ़ाया जा रहा है वो परीक्षा में आपको ऐसा कैसा मिलेगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए